हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और मैं गौरव मिश्रा आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं 2023 में जो सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का पेपर आया था उसका हम लोग यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। इस सॉल्यूशन में हम आपको पीछे 3 वीडियो दे चुके हैं, ठीक है। पहली वीडियो मैंने 1 to 7 तक क्वेश्चन कराए थे, दूसरी वीडियो मैंने 8 to 15 तक क्वेश्चन कराए हैं और तीसरी वीडियो में मैंने आपको सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन कराए हैं जो कि मैंने लाइव सॉल्यूशन नहीं कराया है, उसको मैंने लैपटॉप की हेल्प से बना के डाला है। क्योंकि बच्चों टाइम थोड़ा सा कम रहने की वजह से मैं आपको सारे लाइव सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, बट जो मैं कंप्यूटर की हेल्प से भी सॉल्यूशन बना के डालता हूँ, मतलब स्क्रीन पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। आप उनको देखिए और उनसे भी आपको नॉलेज मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा। तो इस कड़ी में बच्चों हम अपना ये चौथा वीडियो तैयार करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस कड़ी में हम अपना क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. If the radius of the curvature of the surface is 20 centimeter, find the position of the image formed. Okay. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ये स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस है, ये कॉन्केव सरफेस है और इसके सामने 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। और ये जो कॉन्केव सरफेस है इसका भी तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, वो कह रहे हैं यहां होगा मान लीजिए। और ये डिस्टेंस हमको दिया है, इसकी रेडियस दिया है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। हमसे बच्चों कह रहे हैं यहां पे कि इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। और साथ में कह रहे हैं जो कॉन्केव सरफेस है इसके पीछे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5। जबकि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एयर में रखा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, वो हमने लिख दिया। हमसे कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी। तो बच्चों आपको यहां पे देखिए u दे दिया, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से लिखते हो तो u दे दिया, रेडियस r दे दिया, n2 मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, n1 जहां से लाइट जाएगी वो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। और हमसे कह रहे हैं कि यहां पे v यानी कि इमेज बतानी है, इमेज की पोजीशन बतानी है। बच्चों देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हमको पता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस लेना है। तो ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है n2 माइनस n1 अपान r इज इक्वल टू n2 अपान v माइनस n1 अपान u। बच्चों आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि पोल के पीछे ऑब्जेक्ट है तो u को हम लोग किस में लिखेंगे, निगेटिव। पोल के पीछे ही सेंटर है इस सरफेस का, तो r भी कैसा होगा, निगेटिव। मतलब u को लेंगे माइनस 60 सेंटीमीटर, r को लेंगे माइनस 20 सेंटीमीटर, तब हम v निकालेंगे। सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पे n2 पता है क्या होता है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जहां लाइटें फाइनली जाती हैं। और n1 होता है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारी वैल्यू पुट कर दो। n2 की वैल्यू 1.5 माइनस n1 की वैल्यू 1 अपान r कितना है भाई, माइनस का 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n2 1.5 अपान v हमको फाइंड करना है, माइनस n1 कितना है 1 अपान u कितना है बेटा, माइनस का 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बचेगा बच्चों 0.5 अपान माइनस 20 इज इक्वल टू 1.5 अपान v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान 60। इसको क्या कर सकते हैं, 1.5 अपान v इज इक्वल टू, इसको उधर उठा लो तो इधर है देखो माइनस का, और देखो हाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये हटेगा तो 5 से 1 टाइम, यहाँ 5 से काटेंगे तो 40 टाइम, तो माइनस का बचा बेटा 1 अपान 40 और ये 1 अपान 60 भी इधर ले आओ तो उधर प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस का हो जाएगा 1 अपान 60। अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो 60 14 का एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1.5 अपान v इज इक्वल टू माइनस नीचे आया 120। जब 120 आ गया तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा भाई, माइनस का 3, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2, यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 2। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, तो v इक्वल टू बचेगा 1.5 इंटू 120 अपान माइनस का 5। तो यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे भाई पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ेगा, 0 से 0 को उड़ा दो, बहुत बढ़िया। इससे इसको कट करेंगे कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स,
तो 3 इंटू 12 कितना बचेगा 36, वो भी कैसा माइनस का, तो माइनस का 36 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 36। माइनस 36 का मतलब समझ रहे हो कि जो इमेज बनेगी वो इसी तरफ बनेगी, ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगी। तो अगर कभी, वैसे तो ये आंसर आ गया आपका, आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपके हो गए, बट फिर भी हम लोग अगर चाहें बच्चों तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसकी इमेज को बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे आती है, ये काम हर बच्चा करे जरूर नहीं, लेकिन हाँ करना आना चाहिए, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस में हमेशा कहां से बनता है, सेंटर से बनता है। अच्छा, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट किधर जाएगी भाई, इधर क्या है रेयरर, इधर क्या है डेंसर, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल विंड होगी ऐसे। तो ये कहीं यहाँ इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगी, और ये इमेज कितनी दूर बनेगी 36 सेंटीमीटर दूर बनेगी। ये इसका हम मतलब रे डायग्राम भी बना सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है बच्चों। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करते हैं सीबीएसई बोर्ड का। ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है। अब सेक्शन सी के क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन मिलेंगे, इनको सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि अ सीरीज RL सर्किट विद R इज इक्वल टू 10 ओम एंड L इज इक्वल टू 100/π मिली हेनरी is connected to an AC source of voltage V is equal to 141 sin 100πt where V is in volt and T is in seconds. Calculate impedance of the circuit, B phase angle and C voltage drop across the inductor. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक RL सर्किट है। कैसा सर्किट है RL, मतलब L लगा है, एक रेजिस्टेंस R लगा है, ऐसा कुछ, और ये एक AC सोर्स से कनेक्टेड है। तो बच्चों ये L है, ये R है, और L का वैल्यू हमको दिया है 100/π मिली हेनरी, और R हमको दिया है 10 ओम, ठीक है। ये जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है ये हमको दिया है V इज इक्वल टू 141 साइन 100πt। हमसे बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है Z क्या होगा, इंपीडेंस क्या होगा, फाई यानी कि फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज में क्या होगा। तीसरा पूछा गया है कि वोल्टेज ड्रॉप एट इंडक्टर, मतलब VL की वैल्यू क्या होगी। बच्चों सबसे पहले तो हम यहां बात करते हैं, हमको Z और फाई निकालना होगा, फिर हम VL निकाल पाएंगे। तो इसके लिए शुरुआत यहां से करते हैं कि जो वोल्टेज की इक्वेशन है इसको कंपेयर कर देंगे। किससे कंपेयर करेंगे, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से। जब कंपेयर करोगे तो V0 कितना मिलेगा 141 वोल्ट, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ गया। ओमेगा इसमें कितना मिलेगा, ओमेगा मिलेगा 100π और रेडियन पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा ना T इन सेकेंड, टाइम को सेकेंड में बोला इसलिए ऐसा है। ओमेगा निकाला है। अब बच्चों सबसे पहला काम आपको Z निकालना है। तो Z का फार्मूला भी तो पता होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है भाई Z का, Z का फार्मूला होता है रूट में R² प्लस XL², जहां पर XL को बोलते हैं रिएक्टेंस। तो Z क्या है, यह है इंपीडेंस। अच्छा, तो पहला काम होगा यहां पे XL पता करेंगे, यानी कि पहले हम रिएक्टेंस निकाले तब तो निकाल पाएंगे इंपीडेंस। तो रिएक्टेंस XL बराबर क्या होता है बच्चों, ओमेगा L। ओमेगा देखो कंपेयर से आपने निकाला है, कितना निकला है 100π। L कितना दिया है, L दिया है 100/π और मिली हेनरी। तो बच्चों मिली हेनरी को हेनरी में पहले कन्वर्ट करो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100/π इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। क्यों, जब मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करोगे तो मिली का मतलब 10 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू यहां पुट की जाएगी, मतलब 100/π इंटू 10 की पावर -3। अब सॉल्व कर लो। तो XL कितना आएगा बताओ, पाई से पाई कैंसिल, 10 की पावर -3, यहाँ देखो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 4 हुआ, -3 गया तो 10 बचेगा।
तो एक्सएल यानी कि रिएक्टेंस कितना आ गया 10 ओम। अब बच्चों हम जेड निकाल सकते हैं। सो जेड इज इक्वल टू कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर रूट में, यानी कि जेड इज इक्वल टू हो गया रूट में आर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 प्लस 100 यानी कि 200। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जेड मिल जाएगा 10√2 ओम। सो द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इज 10√2 ओम। एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर है बच्चों फाई निकालने का है, tan फाई। तो भाई tan फाई का फार्मूला क्या होता है बताओ? ये होता है एक्सएल अपान आर। तो tan फाई कितना निकलेगा एक्सएल 10, देखो एक्सएल कितना आया था 10 ओम, अपान आर, आर कितना है 10, यानी कि कितना हो गया इधर 1 हो गया। तो tan फाई 1 हो गया, मतलब tan फाई इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। 1 10 में कितना होता है 45 होता है। सो फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि π/4। सो द फेज डिफरेंस इज π/4 रेडियन। ठीक है, ये फेज डिफरेंस आ गया। अब बच्चों हमें निकालना है VL, मतलब इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले तो हम इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी पीक वैल्यू निकालेंगे। मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे VL नॉट पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू कैसे निकलेगा? ये निकलेगा भाई I नॉट इंटू एक्सएल। भाई VL इक्वल टू I इंटू एक्सएल होता है, तो VL नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन इंडक्टर इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इंटू एक्सएल। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना निकलेगा इंडक्टर में? I नॉट को क्या लिख सकते हैं V नॉट अपान जेड इंटू एक्सएल। सारा वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो VL नॉट निकलेगा V नॉट कितना आया कंपेयर करने पे देखो 141, ये कंपेयरिंग से है ना, तो आया है 141 अपान जेड कितना आया है? जेड आया 10√2 इंटू एक्सएल कितना है भाई? एक्सएल ये है देखो 10। ठीक है, देखो 10 से 10 कैंसिल हुआ, बिल्कुल हुआ। ये बच्चा 141 अपान √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। तो इसको जब कट करोगे तो कितना मिलेगा? देखो पॉइंट हटाओगे, 2 तो जीरो बढ़ेंगे, इसको इससे काटोगे तो क्या आएगा 100 आएगा। तो यहां से पता चला कि VL नॉट ये आ गया 100 वोल्ट। ठीक है, ये इंडक्टर पर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आई है। क्या आई है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये हो गई पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट इंडक्टर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो VL नॉट निकाल देंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown in the figure. Deduce the expression for the equivalent EMF of the combination. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको कुछ इस तरह का डायग्राम दिया है। एक सेलियर बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ E1 R1, एक सेलियर बना हुआ है जिसमें लिखा है E2 R2। यहां से बच्चों करंट I निकल रही है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार यही डायग्राम ऐसे भी बना होता है। एक सेल यहाँ लगा हुआ E1 R1, एक यहाँ E2 R2। ठीक है, और ये करंट I निकल रही है। तो दोनों डायग्राम एक ही है। और इन दोनों में ही मतलब किसी में भी हम बात कर सकते हैं। तो इसको हम बीच में और लिख देते हैं, मतलब वो डायग्राम बनाओ चाहे ये बनाओ, बात एक ही है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट EMF बताना है इसका, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। यानी कि यहाँ पे दो सेल अनइक्वल EMF के लगे हुए हैं E1 और E2 के, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है। और हमको इनका इक्विवेलेंट EMF बताना है। साथ ही साथ बच्चों हमको ये भी बताना है कि A और B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम पहले क्या मान लेंगे? मान लेंगे कि पहले सेल से I1 करंट फ्लो होती है। पहले सेल से कितनी करंट निकली I1, और दूसरे सेल से बच्चों I2 करंट निकलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सेल के पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है, ये निकल गई। ऐसे कि बाहर कोई
यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे होंगे, उनसे होते हुए करंट यहाँ वापस आएगी। ठीक है, वापस आते समय आपको पता है जिस सेल से जितनी करंट निकलती है उसमें उतनी ही जाती है। मतलब अगर I1 इधर निकली है तो यहाँ I1 ही जाएगी, यहाँ से अगर I2 निकली है तो यहाँ पे I2 ही जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से दो सेल पैरेलल लगे हुए हैं, ये पैरेलल सर्किट हो गया, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पे भी बच्चों नीचे वाले सर्किट का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? V होगा। यानी कि ये टर्मिनल वोल्टेज V है, EMF E1 है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज E है, V है और EMF इसका E2 है। तो फॉर फर्स्ट सेल यहां बात करेंगे फॉर फर्स्ट सेल। तो बच्चों पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है याद करो, ये होता था V = E माइनस IR। तो पहले सेल की बात हो रही तो E1 माइनस I1 और स्मॉल R1। ठीक है, यहां से बच्चों हम I1 की वैल्यू निकालेंगे, तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये क्या आएगी बच्चों? ये आएगी यहां से, भाई देखो I1 निकालना है, इसको इधर लाओ तो क्या बचेगा? I1 R1 पहले निकाल दो तो ये बचेगा E1 माइनस V, या I1 की वैल्यू बचेगी यहां से E1 माइनस V अपान R1। ठीक है, ये I1 निकला है। फिर लिखेंगे फॉर सेकेंड सेल। सेकेंड सेल के लिए इसी तरह से बात करेंगे, फिर V बराबर क्या होगा बच्चों सेकेंड सेल के लिए? E2 माइनस I2 R2। यहां से आप I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा? E2 माइनस V अपान R2। सो टोटल करंट I = क्या होगा बच्चों? I1 प्लस I2। ये कैसे हुआ? देखो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि करंट at a junction the algebraic sum of all current at a junction is 0 means I1 plus I2 बराबर I, या हम इसको ऐसे पढ़ते थे करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट मूविंग फ्रॉम द जंक्शन। तो किधर आ रही कितनी? I1 प्लस I2, जा कितनी रही? I। तो I इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? I1 प्लस I2 के। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो I इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? I1 की वैल्यू कितनी देखो, E1 माइनस V अपान R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ये होगी E2 माइनस V अपान R2। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये सॉल्यूशन करने पे हमें क्या मिलेगा देखो जरा, इस टर्म को पहले अलग अलग करो, मतलब R1 को इसके नीचे फिर इसके नीचे, तो यहाँ क्या मिलेगा? ये मिलेगा I = E1 अपान R1 माइनस V अपान R1। देखो R1 दोनों के नीचे था तो इसको अलग अलग कर लिया, इसके नीचे फिर इसके नीचे। ऐसे R2 को भी पहले E2 के नीचे फिर V के नीचे, तो क्या बचेगा? प्लस E2 अपान R2 माइनस V अपान R2। तो I इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2। ठीक है, ब्रैकेट में, और देखो ये बचेगा माइनस V अपान R1 माइनस V अपान R2। यहां से बच्चों अगर हम माइनस V कॉमन लें तो क्या बचेगा? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। भाई माइनस V कॉमन ले लिया तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। अब बच्चों इस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा? ये बचेगा I अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 इज इक्वल टू, उधर बचेगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 पहले से था, अपान में क्या बचा? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 माइनस का V। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं V को, इस टर्म को उधर ले जाते हैं। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों? V इक्वल टू लिखा जा सकता है E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान, ठीक है, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ये इधर आया प्लस का हो गया था, तो इधर से ये जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये उधर हो गया तो क्या बचा? माइनस का I अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। बच्चों ये इक्वेशन बन गई। अब जरा ध्यान दो, आपको पता है कि अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट मान लेते, इक्विवेलेंट EMF क्या मान लिया? E इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट मान लेते हैं।
ठीक है। तो इन दोनों की जगह सोचो केवल एक ईएमएफ लगा हुआ है, कुछ ऐसा, ठीक है। जैसे अब इस डायग्राम को हटा दें, ये दोनों एक ही समझी गए हो आप। तो अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इस पे लिखा होगा इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये आई करंट जाएगी, मतलब इन दोनों की जगह ये एक सेल माना जा सकता है ऐसा। तो इस सिचुएशन में बच्चों क्या होगा, जरा ध्यान दो। तो इस सिचुएशन में भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें भी V होगा, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा उसका भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही हो रहा है, यहाँ भी V, यहाँ भी V, तो ये V हो जाएगा। तो V इक्वल टू हम यहां से लिख सकते थे, जैसे E माइनस आई आर लिखते थे, तो E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर हम कंपेयर कर दें तो हमें E इक्विवेलेंट का फार्मूला मिल गया। क्या मिला बच्चों, ये मिला E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 बराबर इक्विवेलेंट। ये हो गया। या इसको आप सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम ले लो ना, यहां से एलसीएम क्या बचेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। सेम ऐसे ही अगर R इक्विवेलेंट की बात करो तो ये कितना निकल रहा भाई, देखो R इक्विवेलेंट, I के साथ R इक्विवेलेंट, तो यहां पे क्या बच रहा है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। इसका मतलब 1 अपान R इक्विवेलेंट, देखो इसको इधर ले आओ, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, क्या बनेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ठीक है। अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो दोनों आंसर सही है, चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब पूछा गया था A से B का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए A से B का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB है ना, यही V वाला होगा, यानी कि ये होगा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। इससे आप कर सकते हो बच्चों। इस फार्मूले को लिखने का एक यहां से और आपको इजी वे में एक चीज पता चल गई कि अगर 2 से ज्यादा सेल लगा दिए जाए तब भी आप इसी तरह ये फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सोल्यूशन हो गया, बट अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन में 3-4 सेल भी आपसे कहा जाए, मतलब आपसे ऐसा कहा जाए कि मान लीजिए, ठीक है, ये सोल्यूशन तो इधर कंप्लीट हो चुका है, इसको ऐसे कर देते हैं। यहां मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बहुत सारे सेल लगे हुए, जैसे ये लगा हुआ है एक, ये E1 R1, ये सेल लगा हुआ है E2 R2, फिर लगा हुआ है E3 R3, फिर और एक और लगा दो, मतलब कुछ भी कितने भी सेल लगे हों, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा जाए तो बच्चों आप इस फार्मूले से लिख सकते हो। कैसे, जितने भी सेल लगे हों सब में क्या करना है बच्चों, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी n सेल हैं En अपान Rn तक, अपान में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। मतलब अगर जितने भी सेल दे दिए जाए, 10 सेल 20 सेल 50 सेल, सबका आप इक्विवेलेंट में एक लाइन में निकाल सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही आप इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 1 अपान R इक्विवेलेंट ये कितना आएगा, ये आएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। n अगर लगे हुए सेल तो n रेजिस्टेंस तक ऐसे ही पैरेलल में जोड़ दीजिए। तो बच्चों इन दो फार्मूले की हेल्प से आप कितने भी सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बाकी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें तो केवल यहां तक करना है, छोड़ देना है, ठीक है बच्चों। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड पेपर का क्वेश्चन नंबर 30 अब हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि 2 चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B are connected to each other by a wire. Find the ratio of the electric fields at the surfaces. ओके, तो देखिए बच्चों हमसे कह रहे हैं 2 चार्ज्ड स्फीयर हैं, ठीक है। चार्ज्ड है मतलब दोनों पर कुछ चार्ज है। तो पहले की रेडियस उन्होंने बता दिया है A है
और बाद वाले की रेडियस उन्होंने बता दिया है b है। ठीक है भाई, चार्ज है इन पे तो सिंपल सी बात है, कुछ तो चार्ज होगा है। हम मान लें भाई पहले पर चार्ज कुछ भी है, Q1 है, पहले पर चार्ज कितना है Q1, और बाद वाले पे चार्ज कितना होगा, कुछ तो होगा भाई, हम मान लेते हैं Q2 ऐसा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो देखो जैसे ये स्पेयर्स थे, ठीक है, ये पहले वाली कंडीशन हो गई, अब बाद वाली बना रहे हैं, ये इनको वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक वायर से लाए ऐसे कनेक्ट। अच्छा, जब वायर से कनेक्ट करेंगे इनको तो क्या होगा बच्चों, चार्ज का फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लें कि इनमें पोटेंशियल अलग अलग था, तो जब हम दो कंडक्टर को, चार्ज कंडक्टर को ऐड करते हैं तो उनमें चार्ज फ्लो होता है। किधर फ्लो होता है? ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ। तो जो ज़्यादा होगा उससे कम की तरफ। अगर ये पोटेंशियल ज़्यादा है तो इससे यहाँ चला जाएगा, ये पोटेंशियल ज़्यादा तो इससे यहाँ चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो में फ्लो करता है, याद रखिए। और कब तक फ्लो होता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मान लेते हैं हम पोटेंशियल सेम की बात करते हैं। मान लीजिए इस पे कुछ चार्ज अभी आ गया, ठीक है, और इस पे चार्ज कुछ ही आ गया। अब कुछ तो चेंज हो गया होगा। क्या आप Q1 बचेगा इस पे? नहीं, कुछ चेंज हो गया होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो इससे उसमें चला गया, वो ज्यादा है तो इससे इसमें आ गया, तो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा। मान लेते हैं बाद में इसमें चार्ज आ गया Q डैश, और इसमें चार्ज कितना आ गया Q डबल डैश। बट अब इन दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सेम होगा। अच्छा, अब जरा बात करो, इसका मतलब हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चाहिए, E1 अपान E2, ये वाला चाहिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपान इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या इनको मैं लिख दूं EA अपान EB, मतलब A पर इलेक्ट्रिक फील्ड और B पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेशियो चाहिए। बच्चों देखिए, सबसे पहला काम होगा आपको पोटेंशियल दोनों का बराबर कर देना चाहिए फाइनल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि जब वायर से जोड़ दिया तो चार्ज फ्लो हुआ, और तब तक चार्ज फ्लो जब तक उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम कर दो तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? किसी स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। तो यहाँ पे आएगा पहले में Q डैश अपान A, उसकी रेडियस। ठीक है, बराबर दूसरे में क्या आएगा? ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका चार्ज दूसरे वाले का Q डबल डैश फाइनल वाला अपान में B, उसकी रेडियस। यहां से बच्चों अगर हम चाहें तो ये कैंसिल कर सकते हैं, मतलब Q डैश अपान A इज इक्वल टू बचेगा Q डबल डैश अपान B। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए बच्चों, यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, पहले वाले पे क्या होगा बताओ? तो ये होगी E A बराबर, क्या फार्मूला होता है? होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, इसका जो भी चार्ज है यानी कि Q डैश अपान इसकी रेडियस का स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है ये फार्मूला? ये बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डैश अपान A इंटू 1/A। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? ये वाला देखो भाई, जब मल्टीप्लाई करोगे A स्क्वायर बन जाएगा। ये पोटेंशियल का फार्मूला है, मतलब मैं लिख सकता हूँ EA बराबर VA, जो भी पोटेंशियल इसका आया है, अपान A। ऐसा आ गया क्या? एक इक्वेशन बन गई? बिल्कुल बन गई। अब एट B देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। B वाले पे क्या होगा? तो ये आएगा EB 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q डबल डैश इसका चार्ज अपान इसकी रेडियस का स्क्वायर अपान में B स्क्वायर। तो वैसे इसको भी चेंज कर सकते हो, 1/4 पे Q डैश अपान B कर सकते हो ना। तो यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा VB अपान B, और हमको पता है VA बराबर किसके है? VB की। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो ले लो भाई, हमको तो रेशियो पूछा गया है।
ई ए अपान ई बी, तो कितना आएगा बताओ, ई ए ऊपर ही आएगा वी ए अपान ए, और नीचे क्या आएगा वी बी अपान बी, तो पलट के बी ऊपर चला जाएगा। और वी ए वी बी क्या है, सेम है, क्यों, क्योंकि इनको जोड़ दिया था तो पोटेंशियल सेम हो गया था, तो इनको सेम कर दो। तो ई ए अपान ई बी बराबर वी ए इंटू बी अपान ए इंटू वी ए, क्यों, वी बी की जगह वी ए लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखो वी ए कट गए, यानी क्या बचा, ई ए अपान ई बी इज इक्वल टू बी अपान ए। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अगर आप चाहो बच्चों तो डायरेक्ट भी ई ए आ गया था ई बी आ गया था, इनको डिवाइड कर लेते। ठीक है, मतलब ये वी बी अगर आप ना भी बनाते, ये आप ना भी बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी अगर डिवाइड कर लेते और क्यू डैश अपान क्यू डबल डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख देते, तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप कैसे भी करें आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, सीबीएसई फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल ए if it just suffers total internal reflection at the other face, obtain a relation between the angle of incidence, angle of prism and critical angle. Okay. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बात कर रहे हैं कि एक एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों को क्या है, म्यू है। कह रहे इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है जो कि जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही, मतलब समझो क्रिटिकल एंगल पे इस फेस पे वो गिर रही होगी। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट रे कुछ ऐसे आ रही होगी, देखो ये आई, ये मान लो लाइट रे आई। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, बाहर है एयर मतलब रेयरर, और अंदर है ग्लास मतलब ये डेंसर है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो पहले नॉर्मल ड्रा करो बच्चों, ये नॉर्मल है। ठीक, टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल के पास आएगी, ऐसे ये नॉर्मल के पास आ गई। अच्छा, और यहां पे जब गिरेगी तो क्या होगा बच्चों, ये देखो अब डेंसर से जाएगी कहाँ, रेयरर में, क्यों बाहर फिर एयर है। तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो हमको पता है क्या होता है, टूवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द, नीचे की तरफ झुकेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, और वो इतना हट गई कि वो इधर चली गई क्रिटिकल एंगल पे। ये क्वेश्चन कह रहा, जस्ट सफर्स TIR मतलब वो क्रिटिकल एंगल पे ऐसे चली गई। ठीक है, कि हम मान लेते हैं कि यहां से आई एंगल से लाइट रे आई। कितने एंगल से आई, आई। अगर आई एंगल से आई है तो यहां किस एंगल से गई होगी, आर एंगल से गई होगी, बिल्कुल गई होगी। यहां किस एंगल से गई होगी, सोचो, यह क्रिटिकल एंगल होगा, तभी तो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। देखो यहाँ रिफ्रैक्शन का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। तो ये एंगल है क्रिटिकल। इसको मैं किससे लिख दूं, इसको मैं IC से लिख दूं, चलो IC से लिख देते हैं। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको क्रिटिकल एंगल के बारे में बता दिया कि जस्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंट एंगल दे दिया और रिफ्रैक्टिंग एंगल दे दिया। हमें इन तीनों में रिलेशन निकालना, यही हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन IA एंड IC। ठीक है, अब आपको पता है कि जब प्रिज्म की इक्वेशन आपको पढ़ाई गई थी तो वहां पढ़ाया गया था A इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये एंगल पढ़ाया गया था। अगर आपको याद है दैट्स वेरी गुड, अगर न याद हो तो मैं इसको निकाल भी सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं बच्चों, देखो ये एंगल कितना है, R, ये एंगल क्या है, IC, जिसका कुछ मान लो हम कहते हैं D पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, D। तो इन ट्रायंगल, इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा, PQ कहते हैं, घर की बात है, कुछ भी कह दो, PQD क्या होगा, R प्लस IC इज प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 होगा ना, बिल्कुल होगा। यानी कि यहां से हम बात करें तो D की वैल्यू निकल आएगी, क्या निकलेगी, 180 माइनस R माइनस IC, ये D की वैल्यू आ गई।
एक ही क्वेश्चन। अच्छा, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी डी क्यू ए, देखो ए पी डी क्यू ए, ये पूरा, इस पूरे में अगर ध्यान दो तो ये वाला एंगल कितना था बच्चों 90, ये नॉर्मल ड्रा किया गया था ना, ये भी एंगल 90 पूरा क्यू वाला। यानी कि हमारे पास बनेगा a प्लस 90 प्लस डी प्लस 90 इज इक्वल टू 360। देखो ध्यान से क्या क्या किया, a प्लस ये पूरा एंगल 90 प्लस d प्लस ये पूरा एंगल, ये भी नॉर्मल था तो 90 होगा, और ये a। ठीक है, इन सब का सम कितना हो गया 360 हो गया। यहां से अगर बात करो d की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या आएगा, a प्लस 180 प्लस 180 माइनस r माइनस आई सी इज इक्वल टू 360। पहले क्या किया, इन दोनों को जोड़ के 180 बना लिया, और d की जगह ये वैल्यू पुट कर दी 180 माइनस r माइनस आई सी। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, 180 180 360 हुआ, उधर से कट गया तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया r प्लस r आई सी। ये एक इक्वेशन बन गई, यानी कि यहां से आप r निकाल सकते हो। r कितना आएगा बताओ, r आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी a माइनस आई सी, r की वैल्यू आ गई a माइनस आई सी। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब सुनो बच्चों, है हम यहां पे बात करेंगे, लिखेंगे एट p पॉइंट पे। देखो क्या होता है भाई, देखो यहां रिफ्रैक्शन हुआ, कैसे रिफ्रैक्शन हुआ, आई एंगल से लाइट रे आई आर से चली गई, तो स्नेल्स लॉ लगता था। स्नेल्स लॉ क्या बताता था, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू के, एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमको दिया है, क्या दिया है, म्यू। बहुत बढ़िया। एक बच्चों यहां से इक्वेशन है, यहां से बन सकती है, क्या बन सकता है सोचो, साइन आई सी क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होता है, 1 अपान म्यू के होता है ना। बहुत बढ़िया, यानी कि म्यू की वैल्यू यहां से आ जाएगी, क्या आएगी, 1 अपान साइन आई सी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस म्यू की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो हमको करना क्या है, हमको आई, ठीक है, ए और आई सी में रिलेशन बताना है, ये मेरा क्वेश्चन है, इनमें रिलेशन बताना है। तो हम वही करने की कोशिश करते हैं। पहले म्यू को यहाँ से खत्म करेंगे, यहाँ रख देंगे वैल्यू, क्या आएगा बताओ, ये मिलेगा मुझे, इधर लिख लूँ मैं, अच्छा तो ये क्या मिलेगा यहाँ रखने पे, ये मिलेगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी, मिल गया। अब बच्चों मैं r की भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। r की वैल्यू क्या निकाली थी, इक्वेशन सेकंड से देखो, a माइनस आई सी, पुट वैल्यू ऑफ स्मॉल r, तो क्या आएगा, साइन आई अपान साइन a माइनस आई सी इज इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी। देखो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन आई किसके बराबर होगा बताओ, ये होगा साइन a माइनस आई सी अपान साइन आई सी। ठीक है, तो i किसके बराबर होगा भाई, तो i की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स साइन a माइनस आई सी अपान साइन आई सी। ये रिलेशन हो गया आई ए और आई सी में। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।